दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री। और वो उतना मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी दुविधा मेरे साथ ये है कि इसको, इन टॉपिक्स को कितना डिटेल से पढ़ाया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम है वन डे। टॉपिक उसने इतने खोल के दिए हैं, इतने टॉपिक उसने आपके सामने रखे हैं, और क्वेश्चन उससे पता नहीं कितने वो पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ बने, साथ ही साथ आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। यानी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको करा दूंगा, और आपकी एक समझ को इसमें क्या कर दूंगा, डेवलप कर दूंगा कि कैसे हम इस इतिहास को समझें। ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से, अधिकतम लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करना, ताकि कोई भी मतलब जिसको तैयारी नहीं समझ आती है, जिसको कोचिंग नहीं मिल पाती, जो एफर्ट नहीं कर सकता कोचिंग, उस तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके, ताकि एग्जाम में उसको भी क्या हो, मदद हो। तो अधिकतम लोगों तक शेयर करने का काम आपको ये होगा। ठीक है। तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं, और जो संडे लाइव क्विज होगा, वो जो टॉपिक होंगे, मैं आज से आपको टॉपिक दूंगा पर डे कोई ना कोई, और वही सारे टॉपिक को हम संडे लाइव क्विज में आपसे पूछेंगे। ठीक है। और आप याद रखना, जो आज से टॉपिक होमवर्क देंगे वो एक ही दिन में आप कंप्लीट करोगे। तो आज का जो टॉपिक होगा, सबसे पहले कंप्यूटर में दो टॉपिक कंप्लीट करने, एक का नाम है मेमोरी, दूसरा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ठीक है। एक तो मेमोरी, दूसरा इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, आप लोगों ने ये देखना है। एक ही टॉपिक करना है कंप्यूटर से। और जो जीएस का टॉपिक होगा आपका, वो जीएस का होगा इंडियन पॉलिटी से राष्ट्रपति। क्या लिखोगे? राष्ट्रपति। ठीक है। ये आपको कंप्लीट करने हैं, राष्ट्रपति। अब कैसे पढ़ना है, कोई ना कोई पॉलिटी की बुक होगी, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति बनने की उम्र क्या होती है, राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार होते हैं, ये सब समझ आ जाएगा, किताब में लिखा होता है। जितना समझ आता है, जितना होता है, आप लोगों से करना है। ये आज के टॉपिक होंगे, ये आपको आज ही कंप्लीट करने होंगे। ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या शुरुआत कर रहे हैं अब, पुनर्जागरण। अब ये आपका एक देखा जाए तो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, यानी जिसमें थ्योरी ज़्यादा होगी, यानी जिसमें तथ्य कम मिलेंगे। तो आपको ये समझना भी है, और एग्जाम की दृष्टि से आपके क्वेश्चन भी बन जाए, हमने ये देखना है। उसने टॉपिक दिया है, पहला टॉपिक यूरोप में पुनर्जागरण व साहित्य का योगदान। तो हो सकता है क्वेश्चन यूरोप में पुनर्जागरण के कारण पूछ दे, या किसी की बुक पूछ दे, या कोई साहित्य जो रचनाएं वगैरह, कला वगैरह है, उससे क्वेश्चन पूछ दे, ये किसने बनाया, ये किसकी रचना है, इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहेगी। देखिए अब होता क्या है, पुनर्जागरण जो है एक प्रकार का, जैसे इतिहास के तीन कालखंड होते हैं, कहीं भी देखना, प्राचीन इतिहास होता है, मेडवल होता है, एंशिएंट मेडवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। तो मेडवल जो है, तो यूरोप में भी यही चला था, एक प्राचीन इतिहास था, मध्यकालीन यूरोप था, और उसके बाद आधुनिक यूरोप आया। तो ये जो पुनर्जागरण है ना, ये मध्यकालीन यूरोप के खत्म होने के बाद आता है। यानी कहीं ना कहीं मेडवल जो यूरोप था, मध्यकालीन यूरोप था, उसके बाद का जो आगे का टाइम पीरियड होता है, वहाँ पुनर्जागरण जैसी घटनाएं होती हैं, और उसके बाद आधुनिक यूरोप का क्या होता है, जन्म होता है। तो हमने ये पुनर्जागरण शुरू करने से पहले एक बेसिक आइडिया जानना होगा कि आखिर यूरोप में क्या कंडीशन थी, यानी मध्यकालीन यूरोप क्या था। मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, मेरे बोलने के साथ साथ कुछ तथ्य आप खुद ही लिख लेना है। ठीक है। जैसे मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ, ये ऐसा हुआ, तो आप उसको नोट कर लेना है, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल से उसको नहीं लिखाऊंगा, मध्यकालीन यूरोप तो सिलेबस में है ही नहीं। तो हम इस टॉपिक में जाने से पहले आपको एक चीज़ ये बताना देना चाहता हूँ, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, देखना मध्यकालीन यूरोप आखिर क्या था, यानी मध्यकालीन यूरोप में क्या कंडीशन थी, वो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला हेडिंग लिखोगे आप, मध्यकालीन यूरोप। ठीक है। मध्यकालीन यूरोप में क्या क्या था, मध्यकालीन यूरोप। आखिर ये मध्यकालीन यूरोप में क्या कंडीशन ऐसी थी कि ये पुनर्जागरण जैसी चीज आई। पुनर्जागरण का मतलब फिर से जागना, एक प्रकार का मान के चलिए पुनर्जागरण हो गया, यानी फिर से जाग रहा है इंसान। सडनली कुछ उसको कुछ याद आया, अचानक से मैं किस दुनिया में जी रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, कितना अंधकार है, न कोई तर्क है, न कोई विज्ञान है, न कोई खोज है। यानी एक अंधकारमय जीवन से अगर आप बाहर आ रहे हैं, और उसके बाद आपके अंदर वैज्ञानिक सोच आ रही है, आपके अंदर तर्क आ रहा है, आपके अंदर खोजपूर्ण दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, आपके पास विज्ञान का दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, तो वो सब चीज को मिला के क्या बोलते हैं, आपका पुनर्जागरण। यानी साहित्य, कला, हर क्षेत्र में नवीन प्रयोग कर रहे हैं, यानी न्यू आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, नई चीजें, यानी विज्ञान अन्वेषण, ये सब चीजें आपको दिख रही हैं, तो उसको पुनर्जागरण बोला जाता है। तो मध्यकालीन यूरोप में तीन संस्थाएं थी जिनका टूटना बहुत जरूरी था, ताकि यूरोप क्या बन सके, मॉडर्न बन सके, लोगों के अंदर एक बेहतर थिंकिंग, एक बेहतर सोच विकसित हो सके, इंसान को सेंटर में रख के उसकी सेवा हो सके, ना कि मतलब परलोक
लोग यानी दूसरे लोग की बात न करके मानवता की बात की जाए, मानववाद की बात की जाए, ये सब चीज़ें किसके अंदर आएंगी, पुनर्जागरण। हम वो टॉपिक देखेंगे, उससे पहले मुझे आपको थोड़ा सा आइडिया देने दो कि मध्यकालीन यूरोप में क्या था। मध्यकालीन यूरोप में 3 संस्थाएं थी जिनका टूटना बहुत ज़्यादा क्या था, जरूरी था, तभी हम लोग क्या बढ़ सकते थे, यानी यूरोप क्या हो सकता था, मॉडर्न यानी आधुनिक यूरोप की स्थापना हो सकती थी। तो मध्यकालीन यूरोप की 3 संस्थाएं थी जिसका टूटना बहुत जरूरी था। ठीक है, देखिए पहली संस्था का नाम था सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। क्या लिखोगे, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। मैं कोशिश करूंगा ये टॉपिक कल खत्म हो जाएगा, वैसे कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये 2 वीडियो आएंगे। सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था पहला, ये क्या था मैं आपको अभी बताता हूं। पहला क्या था, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, इसका टूटना बहुत जरूरी था पुनर्जागरण से पहले, यानी पुनर्जागरण जो हुआ था, इन चीजों को टूटना बहुत, यूरोप के मॉडर्न बनने से पहले इसका टूटना बहुत जरूरी था। पहला था सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। दूसरा था पश्चिमी रोमन साम्राज्य। क्या लिखोगे दूसरा, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, ऐसे ही लिखना है, ठीक है, इसको डिटेल से नहीं पढ़ना है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य। वर्ल्ड मैप अगर आपके पास है यूरोप का, लेके चलो, रोमन वगैरह, रोम वगैरह देखिएगा, आपको इटली वगैरह देखना, भूमध्य सागर के जस्ट नॉर्दर्न पोर्शन पे देखना, जर्मनी के साउथ की ओर देखना, आपको पश्चिमी रोमन साम्राज्य यानी रोम दिख जाएगा आपको, ठीक है, इटली। सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और तीसरा था सामंतवाद। क्या था, सामंतवाद। ये जो 3 संस्थाएं थी, इसका टूटना बहुत ज़्यादा जरूरी था ताकि यूरोप क्या बन सके, एक मॉडर्न कंट्री बन सके, यानी मॉडर्न यूरोप की स्थापना हो सके। अब इसमें क्या हुआ था, देखिए आप ऐसे ही लिखने, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था का क्या मतलब था। एक आपने ईसा मसीह का नाम सुना होगा। ईसा मसीह ने क्या कहा था, जो आपका सभी कर्मकांड होते हैं, जो फालतू आडंबर होते हैं, जो ढोंग होते हैं, उसका उन्होंने विरोध किया था। यानी ईसा मसीह क्या मानते थे, जो कर्मकांड हैं, जो आडंबर हैं, जो ढोंग हैं, इसका क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। और उनके 2 शिष्य हुआ करते थे, एक का नाम था सेंट पॉल, एक का नाम था सेंट आगस्टाइन। जो ये सेंट पॉल और सेंट आगस्टाइन हैं, उन्होंने क्या माना कि जो आस्था है वो मानव मुक्ति का मुख्य केंद्र है, यानी आपको आस्था रखनी होगी, आप सच्ची आस्था, सच्ची भाव रखिए, उसी से मानव की आस्था हो मतलब मुक्ति मिल सकती है। ऐसा नहीं कि दूसरे से चिढ़ें, दूसरे से जलें, आपके अंदर बहुत बुरे भाव हैं, ऐसा नहीं, आपको आस्था रखनी होगी, तभी अगर आप सच्ची आस्था रखते हैं तभी आपको मुक्ति मिल सकती है, ठीक है। तो जो सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था में थी, ईसा मसीह क्या मानते थे, ईसा मसीह ये क्या मानते थे, ईसा मसीह, जो आपके कर्मकांड हैं, सभी प्रकार के कर्मकांडों का इन्होंने विरोध किया। तो लिख लीजिए कर्मकांड का विरोध, कर्मकांड का विरोध, ईसा मसीह, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्या पढ़ाने में लगे हो, मैं पॉइंट पे आ जाऊंगा धीरे धीरे। कर्मकांड का विरोध। और ईसा मसीह के 2 शिष्य हुआ करते थे, एक का नाम था सेंट पॉल, एक का नाम था सेंट आगस्टाइन। तो जो ईसा मसीह थे, इनके 2 शिष्य थे, कौन कौन थे, सेंट पॉल और सेंट आगस्टाइन, सेंट आगस्टाइन। इन्होंने क्या माना, इन्होंने माना कि जो मानव की मुक्ति है आस्था के माध्यम से, यानी अगर आपके अंदर सच्ची आस्था है तभी मानव को मुक्ति मिल सकती है, वरना वो यहीं जकड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या कहा, आस्था मानव मुक्ति का केंद्र है, आस्था ही से मानव मुक्ति संभव है, मानव मुक्ति क्या है, संभव है। ये लोग तो ये मानते थे, ठीक हो गया। लेकिन बाद की कुछ और पैगंबर, बाद के कुछ और मतलब शिष्य आए, पैगंबर नहीं, शिष्य आए ईसा मसीह के, उन्होंने इसका अपोज कर दिया। यानी वो ये कहते थे, जब 8वीं शताब्दी आई तो ऐसा नहीं है, बल्कि आस्था नहीं, अच्छे कर्म क्या है, मानव मुक्ति का साधन है। उसमें से 2 शिष्यों के नाम आपको बताता हूं 8वीं सदी के। उनका एक का नाम था पीटर लोम्बार्ड और दूसरे का नाम था टॉमस एक्विनास। यानी जो पीटर लोम्बार्ड था, क्या उन कौन थे, पीटर लोम्बार्ड और पीटर लोम्बार्ड और एक्विनास। ये जो पीटर लोम्बार्ड और एक्विनास थे, इन्होंने इस चीज का अपोज कर दिया कि आस्था मानव मुक्ति का केंद्र है, इन्होंने नहीं माना। और इन्होंने क्या कहा, अच्छे कर्म से क्या हो सकते हैं, मानव की मुक्ति हो सकती है। ये टॉमस एक्विनास है इनका नाम, ठीक है, टॉमस एक्विनास कर देना इसको, टॉमस एक्विनास। इन्होंने क्या कहा, आस्था नहीं, आस्था से नहीं, बल्कि मानव मुक्ति किससे मिलेगी, अच्छे कर्म से, अच्छे कर्म, ठीक है।
अब अच्छे कर्म का मतलब ठीक हो गया, अच्छे कर्म से मानव को मुक्ति मिल जाएगी, इतना तो सही था, लेकिन उन्होंने अच्छे कर्म को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया कि अच्छे कर्म क्या होंगे, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया और कहा पुरोहितवाद और संस्कारवाद ही अच्छे कर्म होते हैं। यानी उसने कहा ईश्वर ने पुरोहितों को क्या कर रखा है, इस धरती पे भेज रखा मानव के कल्याण के लिए। वहां पे पुरोहित का मतलब जो चर्च पादरी वगैरह होंगे, ठीक है, उनका हर किसी इंसान ने उनका क्या करना चाहिए, उनकी बातों का समर्थन करना चाहिए और जो वो बताते हैं उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और दूसरा संस्कार जो वो सिखाते हैं, जैसे भी संस्कार हैं उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, वही अच्छे कर्म होंगे। तो इस प्रकार से पूरे यूरोप में धीरे धीरे क्या होने लगा, चर्च व्यवस्था हावी होने लगी। जो चर्च के पादरी वगैरह थे वो क्या करने लगे, हर चीजों में, चाहे राजनीति हो, चाहे टैक्स सिस्टम हो, धन हो, हर चीज में अपना क्या करने लगे, अधिकार। यानी जो टॉमस एक्विनास थे उन्होंने कहा कि आस्था नहीं बल्कि अच्छे कर्म से क्या हो सकता है, मानव मुक्ति मिल सकती है। और उन्होंने अच्छे कर्म को किस रूप में डिफाइन किया, पुरोहितवाद, पुरोहितवाद प्लस संस्कारवाद, संस्कारवाद, पुरोहितवाद और संस्कारवाद, ठीक है। यानी पुरोहितों की सुननी चाहिए, पुरोहितों को ईश्वर ने मनुष्य के कल्याण के लिए भेजा है, और संस्कारवाद। तो ये जो था ये सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था के रूप में, यानी जब ये जो थ्योरी आई इसने क्या कर दिया, पूरे यूरोप में सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था स्थापित कर दी। और इस चर्च का जो मुख्यालय हुआ करता था, इसका मुख्यालय था रोम में। कहाँ था इसका मुख्यालय, रोम में। तो सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था जो थी उसका मुख्यालय रोम में था और वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में क्या होने लग गया, फैलने लग गया। तो ये थी सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। दूसरा था पश्चिमी रोमन साम्राज्य। आप इसको क्या कर लेंगे, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी करते हैं आप लोग इसको ले लीजिए, उसके आगे मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। अब जो आता है पश्चिमी रोमन साम्राज्य, उसमें क्या था, एक कैरोलिजियम वंश था। क्या था, कैरोलिजियम वंश। इसको लिख लेना, कैरोलिजियम वंश। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए ये था कैरोलिजियम वंश, कैरोलिजियम वंश। एक कैरोलिजियम वंश था यहाँ रोम में, यानी जो रोम है सपोज ये, इसके दो भाग थे, एक वेस्टर्न रोमन साम्राज्य, एक ईस्टर्न, ठीक है। तो जो वेस्टर्न वाला है पश्चिमी रोमन साम्राज्य, उसमें एक वंश हुआ करता था, उसका नाम था कैरोलिजियम वंश। इस कैरोलिजियम वंश द्वारा एक विशाल साम्राज्य की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इस कैरोलिजियम वंश द्वारा एक बहुत बड़ा साम्राज्य क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। अब ये जो साम्राज्य था, इस साम्राज्य का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था शार्लमा। क्या था, कैरोलिजियम वंश का एक शासक था, उसका नाम था शार्लमा। शार्लमा। इस शार्लमा ने क्या किया, जो चर्च वगैरह होते हैं, जो पोप वगैरह होते हैं, उससे किसकी उपाधि ले दी, एक प्रकार के, मतलब शार्लमा द्वारा पोप से पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि ले ली। यानी शार्लमा द्वारा क्या लिखोगे, शार्लमा द्वारा पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि ले ली, पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि ले ली। किससे ले ली पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि, पोप द्वारा, पोप से। पोप कौन होता है, चर्च का जो मुखिया होता था, ठीक है, पोप से। तो जो पोप से था, इस शार्लमा कैरोलिजियम वंश से एक विशाल साम्राज्य था ये, ठीक है, यहाँ विशाल साम्राज्य। इससे क्या कर दिया, शार्लमा ने पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि ली। और इस पोप से इस रोमन सम्राट की उपाधि लेने के बाद क्या कर दिया, संपूर्ण यूरोप में ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य बहुत मजबूत हो गया, क्योंकि इसके पोप से क्या मिल गई थी, स्वीकृति मिल गई थी। और पोप वहां पे चर्च जो था बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, हावी हो गया था। और धीरे धीरे पश्चिमी रोमन साम्राज्य बहुत ज़्यादा क्या करने लग गया, अपने आप में यूरोप में फैल गया। और यूरोप में इसकी शक्ति क्या होगी, बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। और ये पुराने ढर्रे पर चलने वाली चीज़ें थी, तो इसका भी विघटन होना क्या था, बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो एक पवित्र रोमन साम्राज्य, दूसरा पश्चिमी रोमन साम्राज्य, तीसरा था मध्यकालीन युग में सामंतवाद। इन तीन चीज़ों के ब्रेक होने के बाद ही क्या पॉसिबल था कि आधुनिक यूरोप की क्या हो सके, स्थापना हो सके। अब आप कहोगे सर सामंतवाद क्या था, ये भी समझा दीजिए। देखिए सामंतवाद कुछ नहीं था, सामंतवाद एक प्रकार के जो राजा होते थे और जो प्रजा होती थी उसके मध्यस्थ के लोग होते थे, जो एक प्रकार के क्षेत्रीय सरदार होते थे। अब सामंतवाद तो बहुत बड़ी किताबें लिखी जाती हैं सामंतवाद पे, ये 1 मिनट या 1.5 मिनट में समझाने वाली चीज़ नहीं है। आपके हिसाब से सिर्फ इतना समझ जाइए, राजा व प्रजा के बीच के मध्यस्थ, राजा व प्रजा के बीच मध्यस्थ, ठीक है। यानी एक प्रकार की क्या होते थे, मध्यस्थ होते थे, जो राजा व प्रजा के बीच होते थे। अब हुआ क्या था, जैसे ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य है, रोम है, ठीक है, यहाँ से उत्तर से जर्मनी रेगुलर क्या कर रहा था, यहाँ अटैक कर रहा था। यानी जर्मन आक्रमणकारी क्या कर रहे थे, यहाँ अटैक कर रहे थे। जर्मन आक्रमणकारियों ने यहाँ अटैक किया। अटैक करने के बाद इस जो इलाके में वो क्या कर रहे थे, बस गए थे। यानी जर्मनी के जो सरदार, क्षेत्रीय सरदार थे, इन पूरे इलाकों में क्या हो गए थे, बस गए थे। और जो यहाँ के ऑलरेडी जो ठीक ठाक थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो थोड़ा संपन्न थे, उन्होंने भी अपनी
क्षेत्रीय शक्तियां बढ़ाई और बहुत ज़्यादा मात्रा में राजा और प्रजा के बीच एक प्रकार के मध्यस्थों का जन्म हुआ, जिनको क्या बोला गया, सामंतवाद बोला गया। तो इन तीनों का ब्रेक होना, यानी इन तीनों संस्थाओं का टूटना क्या था, बहुत ज़्यादा जरूरी था, ताकि आगे का यूरोप क्या हो सके, बन सके। अब आप लिखोगे, जैसे आपने मध्यकालीन यूरोप की 3 संस्थाएं लिखी, अब आप हेडिंग डालोगे आधुनिक यूरोप। आधुनिक यूरोप कैसे डेवलप हुआ, तो हेडिंग डालो आधुनिक यूरोप, आधुनिक यूरोप। ठीक है, तो हम टॉपिक पे सीधे पहुंच जाएंगे। देखिए आधुनिक यूरोप का क्या मतलब था, हम ये कैसे पहुंचे। देखो, जब वो 3 संस्थाएं ब्रेक होंगी, उसके लिए कुछ ना कुछ होना बहुत जरूरी था। आधुनिक यूरोप की स्थापना के पीछे क्या कारण थे। पहला कारण था भौगोलिक खोज व व्यावसायिक क्रांति। पहला पॉइंट लिखोगे, भौगोलिक खोज व व्यावसायिक क्रांति। ये टॉपिक आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, वहां पहुंचना है हमने कि पुनर्जागरण में। भौगोलिक खोज व व्यावसायिक क्रांति, पहला पॉइंट लिखना है आपने। दूसरा लिखना है आपने पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। ठीक है, पहला क्या लिखना है आपने, भौगोलिक खोज व व्यावसायिक क्रांति। दूसरा लिखना है पुनर्जागरण। तीसरा लिखना है धर्म सुधार आंदोलन। क्या लिखना है तीसरा, धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन लिखना है। और चौथा आपने जो पॉइंट लिखना है उसका नाम है वाणिज्यवाद। क्या लिखोगे, वाणिज्यवाद। यहां पे लिख देता हूं मैं वाणिज्यवाद, वाणिज्यवाद, या थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूं, चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है वाणिज्यवाद। अभी समझाता हूं ये क्या थी। ये जो 3-4 प्रमुख चीजें थी, इसी ने आधुनिक यूरोप को क्या किया, डेवलप किया। और यहाँ हमारा टॉपिक है ये पुनर्जागरण, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। देखो होता क्या था, जब पुराना यूरोप था, जो चर्च वगैरह जिसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो एक इलाका था, इसका नाम था, जो भौगोलिक खोज व व्यावसायिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती, एक जगह थी 1453 में तुर्कों द्वारा एक इलाका था, उसका नाम था कुस्तुनमिया, यानी कुस्तुनमिया यानी इस्तांबुल का नाम था, वहां पे अटैक कर दिया। तो इसमें क्या लिखोगे, 1453 में कुस्तुनुमिया, यानी कुस्तुनुमिया को ब्रैकेट में इस्तांबुल लिख दो, इस्तांबुल, यानी कुस्तुनुमिया जो था वो इस्तांबुल था, उसमें किसने कर दिया, तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। तुर्क आक्रमण, यानी तुर्कों का कब्जा लिख दो, तुर्क का कब्जा, कब्जा। ठीक है, अब हुआ क्या था, देखिए इसमें कुस्तुमुनिया या इस्तांबुल पर 1453 में कुस्तुमुनिया पे तुर्कों ने कब्जा कर लिया। अब तुर्कों ने कब्जा कर लिया तो इसका हुआ क्या था, देखिए जैसे आप लोग मैप में देखना, आप यहाँ कहीं टर्की देखेंगे इस वाले पोर्शन पे, यहाँ आपको इटली वगैरह दिखेगा जो रोम होम है, और ये पूरा यूरोप का इलाका है, और यहाँ से पूरा एशिया का इलाका है इधर से। अब जो है ये कुस्तुमुनिया, इस्तांबुल एक शहर था टर्की का यहाँ पे, और ये रूट हुआ करता था एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का। अब व्यापार का रास्ता हुआ करता था, तो तुर्कों के आक्रमण से ये व्यापार क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया, ब्लॉक हो गया, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ अपना कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया तो उस टाइम पे यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग थी एशियाई सामान की, चाहे मसाले हों चाहे अन्य चीज़ें हों, वो विलासिता संबंधित जो वस्तुएं थी उनकी यहाँ यूरोप में बहुत ज़्यादा क्या हुआ करती थी, मांग। अब इस इस्तांबुल पे जब तुर्कों का कब्जा हुआ तो ये रूट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। रूट ब्लॉक हो गया तो व्यापार कैसे हो, कैसे हम आगे बढ़े, उसके लिए क्या चीजें हुई, नई नई भौगोलिक खोज व व्यावसायिक क्रांति, यानी अलग अलग इलाकों को खोजना शुरू किया गया। उसी क्रम में स्पेन या उसी क्रम में अमेरिका की खोज हुई, अफ्रीका के मेन मुख्य भूमि को छोड़ के एशिया वगैरह की खोज, ये सब चीजें आप देखोगे अलग अलग, कैसे अमेरिका खोजा गया, भारत की खोज कैसे हुई, इसी का परिणाम था। क्योंकि 1453 ईस्वी में इस्तांबुल जो है, मतलब इस्तांबुल पे कब्जा हो गया तुर्कों का, तो नए रूट को खोजना था। नए रूट का अगर आप अफ्रीका देखोगे, यहाँ भूमध्य सागर देखोगे, यहाँ एशिया देखोगे, यहाँ लैटिन अमेरिका के या अमेरिका के, तो यहाँ जो अटलांटिक महासागर है, यहाँ से रूट खोजे गए। पहले यहाँ से व्यापार होता था, ये ब्लॉक हुआ तो रास्ते कहाँ से खोजे गए, दूसरी जगह से। तो नए नए भौगोलिक खोज हुई और उसी के कारण व्यावसायिक क्रांति हुई। तो अलग अलग विचार लोगों के सामने आए कि यार हाँ, दूसरे देशों के संपर्क में आने के बाद लोगों की थिंकिंग चेंज हुई, विचारधाराएं चेंज हुई, टैक्स सिस्टम जनरेट हुआ, हर प्रकार के परिवर्तन आए। तो ये आधुनिक यूरोप में इसका बहुत बड़ा योगदान था, भौगोलिक खोजों का और व्यावसायिक क्रांति का। दूसरा पुनर्जागरण, पुनर्जागरण हमारा टॉपिक है, हम इसको पढ़ेंगे। तीसरा था धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन 2 प्रकार का था, एक को बोलते हैं प्रति धर्म सुधार आंदोलन, दूसरे को बोलते हैं प्रोटेस्टेड धर्म सुधार आंदोलन। इसको 2 बोलते हैं, एक को बोलते हैं प्रोटेस्टेड
और दूसरे को बोलते हैं प्रतिधर्म सुधार। प्रतिधर्म सुधार, ठीक है। जो प्रतिधर्म सुधार आंदोलन था ये चाहता था कि चर्च व्यवस्था को बनाए रखा जाए, यानी जो चर्च व्यवस्था का समर्थक था, ठीक है, ये क्या था, चर्च व्यवस्था का समर्थक, चर्च व्यवस्था का समर्थक था ये वाला, ठीक है। अब आगे देखिए इससे क्या है, ठीक, देखिए चर्च व्यवस्था का सुधार मतलब समर्थक। दूसरा था प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट का क्या मतलब था, ये जो था चर्च व्यवस्था को अस्वीकार करता था, चर्च व्यवस्था को अस्वीकार, चर्च व्यवस्था को क्या करता था, अस्वीकार करता था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की, जर्मनी के ब्रिटेनबर्ग से शुरू हुई थी और मार्टिन लूथर किंग को इसका क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, जर्मनी के ब्रिटेनबर्ग से, जर्मनी के ब्रिटेनबर्ग से, ठीक है, ब्रिटेनबर्ग से। और इसके जो माना जाता है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन को, वो किसको माना जाता है, मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिख दो, लूथर किंग द्वारा, यानी मार्टिन लूथर किंग द्वारा किसकी शुरुआत की थी, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की। जबकि प्रति धर्म सुधार आंदोलन वाले जो थे वो चर्च व्यवस्था को बनाए रहना चाहते थे। तो ये था धर्म सुधार आंदोलन। तो भौगोलिक खोज और व्यावसायिक क्रांति ने आधुनिक यूरोप को जन्म दिया, क्योंकि यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का मार्ग बंद हो गया था इस आक्रमण की वजह से। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है, कुस्तुमुनिया पर तुर्कों ने कब कब्जा किया इस्तांबुल पे, तो नए नए रूट खोजे गए, अटलांटिक महासागर होते हुए घूमा गया, मैगलन ने प्रशांत महासागर वगैरह सब खोज निकाली, ये सब उसी का परिणाम था। साथ ही साथ पुनर्जागरण हमारा टॉपिक है। पुनर्जागरण के अंदर थ्योरी होती है, क्या बताता हूं अभी समझाता हूं। धर्म सुधार आंदोलन में प्रोटेस्टेंट और प्रति धर्म सुधार आंदोलन इस प्रकार की। और अगला जो अंतिम था उसका नाम था वाणिज्यवाद। वाणिज्य, इसको मैं इरेज करता हूं, देखिए वाणिज्यवाद 3-4 चीजों पर बल देता था, यानी वाणिज्यवाद में क्या क्या होता था वो समझाता हूं। एक तो क्या होता था, बुलियनवाद। वाणिज्यवाद किस चीज पे बल देता था, देखिए वाणिज्यवाद लिख लीजिए, वाणिज्यवाद ये 3-4 चीजों को फोकस करता था। ये क्या होता था, एक तो था बुलियनवाद, लिख लीजिए बुलियनवाद, आप लोग नीचे पूरा लिखना। बुलियनवाद क्या होता था, उस टाइम पे ये माना जाता था जिस राष्ट्र के पास जितनी ज्यादा कीमती धातुएं होंगी वो उतना ज्यादा क्या होगा, शक्तिशाली होगा। तो उसमें हमेशा क्या किया जाता था, कीमती धातुओं पे बल। तो इसमें पॉइंट लिखो, कीमती धातुओं पे क्या दिया जाता था, बल दिया जाता था। बुलियनवाद ये समझा जाता था जिसके पास जितनी ज्यादा कीमती धातुएं होंगी वो उतना स्ट्रांग होगा। दूसरा इसमें क्या माना जाता था, निर्यात अधिशेष, यानी आपके पास व्यापार करने के बाद आप मतलब फायदे में रहें, यानी अगर आप व्यापार कर रहे हैं किसी अन्य राष्ट्र के साथ, आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपका निर्यात क्या होना चाहिए, आपके पक्ष में होना चाहिए व्यापार। ये तीसरा माना जाता था उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब होता था कि अगर कोई राष्ट्र, उपनिवेशवाद आपको इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। उपनिवेशवाद में क्या होता था, कोई राष्ट्र अगर किसी अन्य राष्ट्र को अपना गुलाम बना ले तो उसकी सारी चीजें वो क्या करता था, हड़प लेता था, यानी उसका अच्छे खासे रूप में शोषण करता था। तो उपनिवेशवाद, जिसके जितने ज्यादा उपनिवेश होंगे वो राष्ट्र उतना शक्तिशाली माना जाता था। तो 3 चीजें थी वाणिज्यवाद में, एक तो बुलियनवाद था, एक इसके अलावा निर्यात अधिशेष, एक उपनिवेशवाद, और लास्ट जो था आर्थिक राष्ट्रवाद। आर्थिक राष्ट्रवाद, इस थ्योरी को बल दिया गया कि आर्थिक रूप से सब आत्मनिर्भर रहे, हर राष्ट्र वो अपने व्यापार को दूसरी जगह ट्रांसफर करे, दूसरे देश को वो सामान को भेजे, लेकिन अपना जो है कम से कम मंगाए, यानी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहे। ये सब चीजें थी आधुनिक यूरोप के लिए क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण, ठीक है। तो हम अब जाएंगे पहले टॉपिक पे जिसका नाम है पुनर्जागरण। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, यूरोप में पुनर्जागरण। हेडिंग डालना है क्या, पुनर्जागरण, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये पुनर्जागरण होता क्या है। तो बेसिकली 3 चीज़ें थी। यूरोप अंधकार के युग में था, न कोई लॉजिक था, न विज्ञान का ज्ञान था। इवन यहाँ तक माना जाता था कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है, जबकि कौन होता है केंद्र में, सूर्य होता है, ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। उस टाइम ये माना जाता था कि हाँ पृथ्वी जो है आपका कहाँ पे, सेंटर पे है, बाकी जो है उसका पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार का अंधकार था, कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई विज्ञान नहीं। तो हमेशा ये लगता था कि यार हम मतलब कहाँ जी रहे हैं, पुनर्जागरण, फिर से जागना। अर्थात जैसे भारत में राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, उन्होंने किस बात पे बल दिया, धार्मिक आडंबर का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, विज्ञान को बल दिया, तर्क को बल दिया। यही तो पुनर्जागरण है। जैसे आप हैं, आपके अंदर पुनर्जागरण कैसे आएगा, आप लोग आराम से मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ, सडनली यूके SSC एग्जाम की डेट दे देते हैं,
सडनली आंखें झटकती हैं कि यार कहाँ पहुँच गया मैं, एग्ज़ाम डेट आ गई, तो हर चीज़ नए तरीके से फटाफट पढ़ो, हर चीज़ को जितने बेहतर तरीके से कर सकते हो, आपके अंदर पुनर्जागरण हो रहा है। तो इसी प्रकार का यूरोप में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार का अंधकार था। मध्यकालीन यूरोप में चर्च व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे समाज को, पूरे राजनीति पे, पूरे धन आडंबर पे, सब चीज़ों पे उनका क्या था, कब्जा था। उसके साथ साथ सामंतवाद था, लोगों की नहीं सुनी जाती थी, सामंतों ने वहाँ शोषण किया हुआ था। साथ ही साथ जो रोमन साम्राज्य था, पूर्वी और पश्चिमी, उन लोगों ने भी क्या किया था, वहाँ बहुत ज़्यादा शोषण किया था। उसके बाद क्या होता है, नई नई भौगोलिक खोजें होती हैं, कुछ दुनिया पे कब्जा कर लेते हैं, तुर्की, यूरोप वगैरह का जो इलाका है वो अलग मार्गों को खोजता है। नए लोगों के संपर्क में आओगे तो खुद ही विचार चेंज होंगे, अलग अलग प्रकार की थ्योरी आएंगी, साहित्य का योगदान, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। इसका अर्थ क्या होता है, फिर से जागना, यानी कि इसके परिप्रेक्ष्य में एक अंधकार युग से आपका मतलब एक अंधकार वाले युग से आगे की ओर बढ़ना, इसका अर्थ क्या होता है, फिर से जागना। ठीक है, ये जो पुनर्जागरण माना जाता है, इसका काल था 14वीं से 17वीं शताब्दी तक, यानी 14 to 17th शताब्दी। ठीक है, 14वीं से 17वीं शताब्दी तक इसका क्या माना जाता है, टाइम पीरियड माना जाता है। इसको लिख लीजिए 14वीं से 17वीं शताब्दी तक। इसमें क्या था, आप लिख लीजिए कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में नए प्रयोग किए गए थे। यानी आप कला के माध्यम से अलग अलग प्रकार की चित्रकलाएं बनाई गई थी। आपने लियोनार्डो विंसी का नाम सुना होगा। इसके अलावा अलग अलग चित्रकार थे, वो सब इसके फैक्ट के अंदर आएंगे। यानी कला, साहित्य, क्या क्या लिखोगे, कला साहित्य के क्षेत्र में नवीन प्रयोग, यानी कला साहित्य और इसके अलावा किसमें, विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोग। कला साहित्य व विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोग के क्षेत्र में नए प्रयोग यहाँ से शुरू हुए थे। ठीक है, तो आपने खुद ही सुना होगा। अब बताओ, पहले के टाइम पे क्या कभी पेड़ से फल नहीं गिरा होगा? गिरा तो होगा ही, पहले भी तो गिरे होंगे ऊपर से कोई चीज़। अब कोई बैठा था व्यक्ति, नाम था उनका न्यूटन, उसने देखा ऊपर से फल गिर रहा है, तो उसने तर्क लगाया कि आखिर ये फल ऊपर से क्यों गिर रहा है। जब हम ऊपर को फेंकते हैं तो कुछ दूरी बाद फिर से नीचे आ जाता है, तो उसी ने उस पर शोध करना शुरू किया। इस प्रकार का वैज्ञानिक सोच आई, वहीं से गुरुत्वाकर्षण के नियम आए, न्यूटन के नियम आई। क्यों आखिर ऐसा हुआ? ये सब यूरोप में ऐसी पुनर्जागरण का ही फल था। उससे पहले कुछ नहीं, फल तो पहले भी गिर रहे होंगे पेड़ से, किसने सोचा? ठीक है, तो इसमें क्या पुनर्जागरण में इसका अर्थ होता था फिर से जागना। 14वीं से 17वीं शताब्दी तक ये सब चीजें चली, वहां कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हुए। उसका मुख्य कारण क्या था? आप अलग अलग लोगों के संपर्क में आ गए थे। ठीक है, तो जो 14वीं से 17वीं शताब्दी थी, इसमें जो है यूरोप में सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति के आंदोलन हुए थे। ठीक है, यानी धर्म पहले क्या था, बहुत ज्यादा रेडिकल, बहुत ज्यादा रूढ़िवादी धर्म था, उससे बाहर कुछ नहीं जाता था, तो उसमें प्रगति यानी उसमें सुधार की बात कही गई। तो यूरोप में क्या लिखोगे इसमें, यूरोप में सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति हुई थी। सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति व धार्मिक प्रगति हुई थी। ठीक है, यूरोप में सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति, कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग। इसके अलावा पुनर्जागरण किस बात पे बल देता था? मानववाद पे बल देता था। यानी जो इंसान है उसकी भलाई पे ध्यान दो, ईश्वर है नहीं है वो छोड़ो, जो अभी आपके सामने है उसकी भलाई पे, उसके कल्याण पे बल दो। इंसान को सेंटर में रखे, उसको पूजो, न कि उस आत्मा या परमात्मा को जिसको आप जानते ही नहीं। यानी मानववाद पे बल देता था, साथ ही साथ व्यक्तिवाद पे, मानववाद पर बल, मानववाद व व्यक्तिवाद पे बल, मानववाद व व्यक्तिवाद पर बल देता था। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं ये सोचता था कि ईश्वर को सेंटर पे मत रखो, आप क्या करो, इंसान को सेंटर पे रखो, उसके कल्याण पे बल दो, उसकी भलाई पे बल दो। ये सोचता था कौन? पुनर्जागरण की थ्योरी। इसके अलावा ये क्या करता था, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण होगा पुनर्जागरण का। धर्मनिरपेक्ष मतलब पादरियों की आलोचना करो आप, उसका परिप्रेक्ष्य वहां पे धर्मनिरपेक्ष का था, पादरियों की आलोचना करना, जो कि चर्च व्यवस्था के प्रधान बने हुए थे, जिसने पूरे समाज को अंधकार में रखा था, पुरोहितवाद को जन्म दिया था। जैसे पुरोहित कहते हैं वैसा करो, उसको आलोचना करनी थी। यानी धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण था इसका, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष का अर्थ किस चीज से है? आपका पादरियों की आलोचना से। ठीक है, ये वाला धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो पादरियों की आलोचना लिख लो, पादरियों की
आलोचना। अभी मैं आपको जैसे कल इसकी दूसरी वीडियो आएगी उसको मस्ट देखना, ताकि मैं इसके फैक्ट बता सकूं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेगा, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो अब आपके समझ आ जाएगा कि यहाँ पुनर्जागरण में ये चीजें होती थी। तो इसमें क्या किया था, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण था जो कि पादरियों की क्या करता था, ये आलोचना करता था। इसके अलावा इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कवाद होगा। क्या लिखोगे अगला, विज्ञान यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तभी तो न्यूटन ने खोज निकाला उसको, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके अलावा तर्कवाद, तर्कवाद। तभी तो यूरोप में देखिए आप गैलीलियो, केपलर, इनके नाम सुने होंगे आपने। ग्रहों के चारों ओर, मतलब सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, नियम किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण के नियम, तर्कवाद, मैकियावेली की प्रिंस किताब, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा इसके फैक्ट के अंदर वो आएंगे, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कवाद पे क्या करता था, बल कर देता था। इसके अलावा नई नई खोज पे बल देता था, खोजपूर्ण दृष्टिकोण अपनाता था, ठीक है। क्या करता था, खोजपूर्ण दृष्टिकोण, खोजपूर्ण दृष्टिकोण क्या करता था, ये बल देता था खोजपूर्ण दृष्टिकोण पे। कौन, पुनर्जागरण। इसके अलावा इसमें क्या होता था, नए नए साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में नवीन चेतना का क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो अगला लिख लीजिए, साहित्य, राजनीति व कला के क्षेत्र में नवीन चेतना का विकास। साहित्य, कला ऑब्लिक राजनीति के क्षेत्र में नई चेतना, राजनीति के क्षेत्र में नवीन चेतना का विकास, नवीन चेतना का क्या हुआ था, विकास हुआ था। किसमें, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण होना बहुत ज़्यादा क्या था, यूरोप में जरूरी था, तभी आधुनिक यूरोप की स्थापना हो सकती थी। पहले का समय अलग था, उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी। पूरा यूरोप में क्या था, चर्च का अधिकार था, पादरियों ने पूरा कब्जा किया था, रोमन साम्राज्य की वहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत शक्ति थी। और उसके अलावा जब लोगों को ये लगा, बहुत से, अब इसके पुनर्जागरण के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, बहुत सी कला साहित्य के माध्यम से लोगों ने लोगों को समझाया, बहुत बड़े बड़े लेखक आए, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार आए। आपने रूसो का नाम सुना होगा, आपने मैकियावेली का नाम सुना होगा, आपने लियोनार्डो विंसी कला के चित्र में उनका नाम सुना होगा। तो वो हम सब पढ़ेंगे इसके फैक्ट के अंदर। तो पुनर्जागरण के अंदर क्या चीज़ें थी, साहित्य, कला, राजनीति के क्षेत्र में नवीन चेतना का विकास हुआ। 14वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोप में सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति का आंदोलन इसको माना जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोग हुए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, तर्कवाद था, खोजपूर्ण दृष्टिकोण था। और इससे ये सब चीज़ें क्या थी, पुनर्जागरण की मतलब एक प्रकार की कंडीशन थी। पुनर्जागरण में होता क्या था, जब ये सब चीज़ें सामने आई, इसी के बाद क्या बना, आधुनिक यूरोप क्या आया, सामने आया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले पोर्शन को, ठीक है। ये था आपका क्या कहते हैं, पुनर्जागरण। तो इसके अंदर आपको कई ऐसे फैक्ट भी देखने को मिलेंगे जो आपको मैं बताऊंगा। वो कब बताऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग इसको पूरा नोट कर लेना। उम्मीद करता हूं जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण की थ्योरी आपकी समझ आई होगी। अब इतना परेशान मत होना कि इतना कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आपको सबसे पहले इसकी थ्योरी को डेवलप करना था। पहला दिन था वर्ल्ड हिस्ट्री का, हर ये टॉपिक तो थ्योरेटिकल है। अब मैं आपको फैक्ट तो बता नहीं सकता हूँ कि पुनर्जागरण की फैक्ट है। अब पुनर्जागरण के जो फैक्ट होंगे, कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, किसको जनक माना जाता है, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाएं कौन थी, वो किसने लिखी, उसके माध्यम से क्या संदेश गया, वो कल की वीडियो में आएगी। इससे संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपको मैं कल वाली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में अगर आपसे क्वेश्चन आता है, जैसे यूरोप में पुनर्जागरण के उत्थान के या यूरोप में पुनर्जागरण के क्या कारण थे, तो आप लोग खुद समझ जाएंगे। यूरोप में अज्ञानता थी, यूरोप में सामंतवाद था, उसके खिलाफ तो पुनर्जागरण आया। अगर आपसे पूछता है यूरोप में पुनर्जागरण की क्या क्या विशेषताएं थी, बताइए। इस क्षेत्र में तर्कवाद, विज्ञान, सब पॉजिटिव, यानी एक मॉडर्न थिंकिंग, यानी एक आधुनिक सोच वाले जो पॉइंट होंगे वो पुनर्जागरण की विशेषता होंगी। क्यों उद्भव हुआ, क्योंकि यूरोप क्या था, अंधकार वाले युग में था। उम्मीद करता हूं पहले दिन का जो थ्योरेटिकल चैप्टर है, मैंने पहले ही कहा था आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ये था थ्योरेटिकल चैप्टर, ठीक है। आपके समझ आएगा। इसका फैक्ट वाला जो पोर्शन होगा कल वाली वीडियो में आएगा। इसी के साथ आपका यूरोप में पुनर्जागरण क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। हर मंडे को उत्तराखंड की क्लास आएगी। यूरोप में पुनर्जागरण के तुरंत बाद इकोनॉमी का एक टॉपिक आएगा, रैंडम चलेगा, एक इकोनॉमी एक वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। ध्यान रखिए, थैंक यू।